उत्तराखंड में युवाओं के सपनों को बेचकर कैसे हो गया बड़ा खेल। आईटी पार्क के नाम पर कैसे रियल एस्टेट को दे दी गई जमीन, कैसे हो गई बड़ी डील। जी हां, एक ऐसी खबर जिसने प्रदेश में एक बार फिर से दोस्तों हड़कंप मचा दिया है। आज मैं देहरादून का आईटी पार्क दिखाने जा रहा हूं। उस घपले के बारे में बताने के लिए आया हूं जिस पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू किया है कि युवाओं के सपने से रियल एस्टेट के खेल तक कैसे बड़ा फायदा कुछ कंपनियों को पहुंचा दिया गया। यह खबर बेहद अहम है दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पूरी खबर बताऊं उससे पहले आप इतना जान लीजिए कि इस खेल में 90 साल की लीज हो गई। जी हां, 90 साल का मतलब समझ रहे होंगे आप। और औने पौने दामों पर जमीन बेच दी गई। आईटी पार्क की जमीन, आईटी पार्क में प्लॉट, किसके इशारे पर हो गया इतना बड़ा खेल, आगे बताऊंगा सब कुछ। आपसे बस गुजारिश मेरी इतनी सी है दोस्तों दगड़ियों कि आप इस महत्वपूर्ण खबर पर, अहम खबर पर मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इसे देखें, समझें। अपनी राजधानी देहरादून का आईटी पार्क कभी राज्य के युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार का गढ़ बनाने का सपना देखा गया था। वो नरेंद्र तिवारी आज भगवान बन गए, वो चले गए। उन्होंने आईटी पार्क को कुछ इस तरीके से बनाने की सोची थी जिससे युवा आत्मनिर्भर होते, युवा तकनीक से जुड़ते, ऐसा एक आईटी हब बनता ये। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यहां की जमीनों को किसी कंपनी को औने पौने दामों पर दे दिया जा रहा है। एक ऐसा केंद्र जहां नए जमाने की तकनीकी कंपनियां फल फूल कर प्रदेश के युवाओं को अवसर प्रदान करती, उनकी प्रतिभा को निखारा जाता और उत्तराखंड को डिजिटल युग में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती। लेकिन इस सपने को आखिरकार किस मोड़ पर मोड़ दिया गया और कैसे यह ऐतिहासिक एक परियोजना आईटी पार्क की अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई। यह सवाल आज हर जागरूक नागरिक के मन में है दोस्तों, और विपक्ष तो कर ही रहा है। इस खेल के बारे में आगे कुछ कहूं उससे पहले आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा को सुनिए। पर आज एक नया खुलासा हुआ है जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने आईटी पार्क के बारे में एक बड़ा खुलासा किया जो बहुत ही धक्का देने वाला, दुखदायी है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की एक बड़ी सोच थी कि आईटी पार्क बनेगा, वहाँ आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजीज वहाँ आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आएंगी और युवाओं को बड़ा रोजगार मिलने का काम होगा। उनके दिमाग में था कि स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी को हम बढ़ावा देंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज वहाँ आईटी कंपनीज नहीं आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं आ रही हैं, वहाँ अब बिल्डर्स को ज़मीन दी जा रही है। और मज़े की बात है कि बिड को अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 रुपये की मिनिमम बिड रखी गई जिसमें केवल 46,000 रुपये की बोली लगी और उसके बाद उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से और भी बहुत सारे काम किए। और ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि दोनों बिड आरसीसी कंपनी को दी गई और इस कंपनी के साथ को ये भी फ़ायदा पहुंचाया गया कि केवल 25% भुगतान करना होगा, बाकी आसान किस्तों में देने की छूट इनको दी जाएगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो दोस्तों, क्या देहरादून का आईटी पार्क सच में युवाओं के भविष्य का केंद्र बन पाएगा या सरकार ने इसे रियल एस्टेट कंपनी के हाथ बेचकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? जब एक सपना पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसफर की चपेट में आ जाता है दोस्तों, सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हित में काम कर रही है बल या खास के हित में काम हो रहा है, खास के दबाव में काम हो रहा है? यह मैं क्यों कह रहा हूं अब वो देखिए। राजधानी देहरादून स्थित आईटी पार्क के 2 बहुमूल्य भूखंड एक निजी कंपनी जिसका नाम आरसीसी डेवलपर बताया गया, उसे 90 साल की लीज पर दे दिया गया। दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस खेल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसके मुताबिक आईटी पार्क देहरादून में एक भूखंड 4 एकड़ और R2 भूखंड 1.5 एकड़ का है और टेंडर में भूमि का बेस रेट 40,000 प्रति वर्ग मीटर तय था, लेकिन बोली लगाने वाले 46,000 प्रति वर्ग मीटर से आगे बढ़े ही नहीं। दोनों ही भूखंड के टेंडर एक ही कंपनी के पक्ष में
छूटना कई सवाल खड़े कर गया। दोस्तों, इतना भर नहीं है, जिस कंपनी की बात हो रही है उसे सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने की अनुमति भी दे दी गई। दोस्तों, समझौते के तहत कंपनी को फिलहाल केवल 25% राशि जमा करनी है, जबकि बाकी रकम आसान किस्तों में चुकानी है। इतना सरल, इतना आसान तरीका। मैं ये जानना चाहता हूं एमडीडीए से और सरकार से और अधिकारियों से कि क्या आईटी पार्क का गठन कंपनीज को देने के लिए हुआ था जो वहाँ फ्लैट्स बनाएंगे, या इसलिए हुआ था कि वहाँ ऐसी कंपनीज आएंगी जो सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर काम करने का काम करेंगे, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये युवाओं के संग, उत्तराखंड के संग बहुत बड़ा छल हो रहा है। सिडकुल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। SIDCUL के उद्देश्य से लोगों को बढ़ावा देना है, ना कि रियल एस्टेट कारोबारियों को बढ़ावा देना। मतलब सिडकुल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है आज की डेट में। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में देखने को मिला है। किस आधार पर कंपनी का चयन हुआ, किस आधार पर उस भूमि का चयन हुआ, किस आधार पर यह निर्णय किया गया कि वहाँ IT कंपनीज को लाने के बदले बिल्डर्स को फ्लैट बनाने के लिए भूमि दी जाएगी, ये समझ से परे है। दगड़ियों, उत्तराखंड सरकार ने जब IT पार्क की नींव रखी थी, मैंने नरेंद्र तिवारी सरकार का जिक्र किया, तब उसकी कल्पना एक उच्च तकनीकी हब की थी, जहां न केवल राज्य के युवा बल्कि देश विदेश के IT व्यवसाय से जुड़े लोग यहां पहुंचे, उनको यह हब, यह IT पार्क आकर्षित करे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई जान आए, रोजगार के अवसर बढ़े और साथ ही युवाओं का पलायन रुके, जो युवा आज उत्तराखंड छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर हैं। यह न केवल आर्थिक विकास का जरिया था दोस्तों, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक भी था। लेकिन इस सपने को वास्तविक चित्र पर जब उकेरा गया तो डीलिंग निकली। रियल एस्टेट को फ्लैट बनाने के लिए जमीनें दी गई। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अचानक हुए तमाम बदलाव, अचानक सरकारी फैसले हो गए। यह खुलासा जिसने पूरे मामले को नए संदर्भ में पेश किया है। सरकार ने इस IT पार्क की जमीन को निजी कंपनी को सौंप दिया है, जो फ्लैट और अपार्टमेंट बनाएगी। बस इस जमीन को 90 साल की लीज पर दिया गया है। 90 साल का मतलब यह कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। राजनीतिक और नैतिक प्रश्न भी इसमें उठता है। कानूनी रूप से यह सही हो सकता है, लेकिन नीतिगत रूप से यह अनैतिक है। और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के हित में काम करे, ना कि कॉपरेटिव के हित में काम करे। यह अनैतिक निर्णय है। दीर्घकालिक नुकसान होगा, क्योंकि 90 साल की लीज आपने ली, तब ना तो लीज देने वाले का पता होगा, ना लीज लेने वाले का पता होगा, ना कि विरोध करने वालों का पता होगा। तो निश्चित ही ये दुखदायी है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की आत्मा भी आज रो रही होगी, उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी, या वो लोग भी आज रो रहे होंगे जिन्होंने ख्वाब देखा था कि IT पार्क वाला जो इलाका है वो इस रूप में होगा कि वहाँ से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस निकल के आएंगे और राज्य के हित में काम होगा और वहाँ बड़ी कंपनीज आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित ही दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और मैं उस पत्रकार को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने खुलासा किया। आने वाले समय में इसकी और गहन पड़ताल के बाद हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। जो सरकारी संपत्ति को सार्वजनिक से निजी स्वामित्व में बदलने जैसा है, इस सौदे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टेंडर में बिडिंग बेस रेट, मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग 40,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन बोली केवल 46,000 रुपए तक ही गई, उससे आगे ही नहीं बढ़ी। यानी सरकारी जमीन को न्यूनतम कीमत पर दे दिया गया। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों यह कि दोनों प्लॉट एक ही कंपनी RCC डेवलपर को दिए गए हैं। यह मामला न केवल संदिग्ध लगता है, बल्कि इसमें संभावित मिलीभगत के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सुर्खियों में है यह मामला, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने इस प्रक्रिया में न तो जनता को कोई जानकारी दी और न ही कोई सार्वजनिक चर्चा या पारदर्शिता बरती गई। टेंडर की जानकारी बोली लगाने वाली कंपनियों के नाम या जमीन सौंपने की शर्तें पूरी तरीके से गुप्त रखी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि आम नागरिक इस फैसले से वंचित है, इस जानकारी से वंचित है, जबकि इसका सीधा असर उसके भविष्य पर पड़ने वाला है। हां, एक सवाल मैं सरकार जरूर कह रहा हूं, सरकार मतलब अपने धामी जी, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी MDDA की बनती है।
एमडीडीए ने कई सारे खेल किए, कई सारे घोटाले मैंने उजागर किए, मैंने आपको बताए, खूब चर्चा हुई उस पर, फिर बुलडोजर चला रातों रात। ये एमडीडीए वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? आटा खाते हैं या फिर कमीशन, पैसा? इतना ही नहीं है दोस्तों, कंपनी को केवल 25% अग्रिम राशि जमा करनी थी, बाकी भुगतान आसान किस्तों में करना था। क्या सरकार एमडीडीए खुद किसी निजी डेवलपर की आर्थिक मदद कर रही है? यह सवाल भी गंभीर है, पूछा जाना चाहिए, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछना। उत्तराखंड के हजारों युवा जो आईटी और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की उम्मीद लेकर इस आईटी पार्क की स्थापना के इंतजार में है कि यहां बढ़िया माहौल होगा, उनके लिए यह फैसला एक तगड़ा झटका साबित हुआ। जहां तकनीक आधारित उद्योग और रोजगार के अवसर आने चाहिए थे, वहां अब आवासीय अपार्टमेंट बनेंगे। यह न केवल रोजगार के अवसरों को घटाएगा दोस्तों, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास की जो आप कल्पना करते हैं उसे प्रभावित करेगा। दगड़ियों, देहरादून के आईटी पार्क का मामला प्रदेश के लिए चेतावनी का संकेत है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को नजरअंदाज किया गया और उसके बाद यह फैसला लिया गया। केवल युवाओं का विश्वास नहीं यहां पर डगमगाया है, बल्कि प्रदेश की तरक्की, प्रगति बाधित होगी यदि हम आज इन मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं। हम का मतलब है हमारे युवा, हमारा विपक्ष, हमारा शासन प्रशासन, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार से उम्मीद यह की जानी चाहिए, और मैं करता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद की वह इस विवादास्पद सौदे की समीक्षा करें, जनता को बताएं कि मसला क्या है, सार्वजनिक संवाद बढ़ाएं, सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड के युवाओं को उनके सपनों का सम्मान मिलेगा। तकनीकी विकास और रोजगार के रास्ते कभी भी रियल एस्टेट के व्यवसाय में तब्दील नहीं होने चाहिए दोस्तों, लेकिन हो गए बल। वैसे अपने खास को फायदा पहुंचाने के लिए, चहितों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैसला लिया जा सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आप सवाल भी सरकार और सिस्टम एमडीडीए से कर सकते हैं कि ऐसा आप युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हैं। खबर को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, दिखाएं कि प्रदेश में कुछ ऐसा भी हो रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।